Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In the sequence of immunology consecutive videos, in this video I am going to discuss about innate and adaptive immunity concept. So what is the meaning of innate immunity and what is the meaning of adaptive immunity, how it operates and what their unique functions to perform and to protect our body, right? So in this video we will discuss and we will talk about the innate and adaptive immunity, their concept and their differences, and what the possible questions in different competitive examinations have been asked. We'll also discuss and described here. And one thing more, if you are preparing for QSPET biotechnology and looking for online classes, so you are at the right place. You have to just call on the given number, that is 8318917792, and you can ask your queries regarding the online classes. So all the queries will resolve here after calling on this number. So अगर आप एक KVS बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग में जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको पूछना है, आप वो पूछ सकते हैं. आपके उन प्रोसेस को, आपके उन सारे सवाल को का आंसर यहाँ पे दिया जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में. स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो इम्यूनिटी होती है उसका मीन बेसिकली क्या है. जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ कि इम्यूनिटी एक आपके बॉडी का स्टेट ऑफ डिफेंस बताता है, कि आपकी बॉडी को जैसे डिफेंस प्रोवाइड करने का काम हो जो होता है वो क्या है, दैट इज द इम्यूनिटी कहलाती है. तो ये इम्यूनिटी आपके दो तरीके से चलती है, एक इन्नेट चलती है और एक अडैप्टिव चलती है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और किस तरीके से आपस में एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं. सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पे बेसिकली आपका दो है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी है और इसके बाद क्या है, अडैप्टिव इम्यूनिटी है. सो इन्नेट इम्यूनिटी का मीन्स क्या होता है कि ये किसी भी एंटीजेंस को लेकर के स्पेसिफिक जो आपका पाथवे होता है वो नहीं चलाता है. इसका नेचर कैसा होगा, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. मीन्स व्हाट, ये जो सिस्टम होता है वो जितने भी डिफरेंट काइंड्स के एंटीजन आपके आएंगे, लाइक किसी भी शेप का आएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एंटीजन्स के लिए अलग अलग पाथवे को ऑपरेट करेगा और अलग अलग मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करेगा. ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है. इसके पास एक कॉमन पाथवे होती है, कॉमन मैकेनिज्म होता है, लाइक एज ए फाइकोसाइटोसिस करने का या सेल्स को किल करने का. उन्हीं पाथवेज को, उन्हीं रूल्स को या मॉलिक्यूल्स को फॉलो करके जितने भी डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में इंटर करते हैं उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है. तो पहली प्रॉपर्टी आपने देखा कि दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजेंस के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं. सबके लिए कॉमन पाथवे क्या होता है, फॉलो होता है. दूसरी चीज, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, मींस पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी. ये हमारी खुद की इम्यूनिटी नहीं होती है, ये हमको हमारे पेरेंट्स से क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है. दैट मीन्स हमारी जब डेवलपमेंट मदर की बॉडी में हो रहा होता है तो उस टाइम पे भी इम्यूनिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है. सो इसलिए आपको बताया गया दैट इज ए प्रेजेंट कहाँ से होता है, बर्थ से, स्टार्टिंग से ही होता है. प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ अ डिफेंस, लाइट मीन्स ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स एंटर करता है तो सबसे पहला जो आपका इम्यून सिस्टम जो काम करेगा आपकी बॉडी में वो क्या होगा, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी. लाइक एज सपोज अभी आप देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो आपको जैसे मालूम है कि स्किन हमारा एक तरीके का क्या है, बैरियर होता है. सपोज आपका ये स्किन की लेयर है और आपका ये कोई एंटीजेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो अगर ये एंटीजेंस आपकी बॉडी में जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक उसका कोई निगेटिव जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे नहीं पड़ पाता. तो इसके लिए पॉसिबल जो पाथवेज है वो क्या है, या तो आपके नोस्ट्रल से जाएगा या आपके आपके माउथ से जाएगा, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाएगा, या तो फिर क्या करेगा, आपकी बॉडी पे पाए जाने वाले जो स्किन में पोर्स होते हैं, हेयर पोर्स, उनसे क्या करता है, वो एंटर करता है. तो यहाँ पे आपका जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स होता है वो अगर स्किन को पास आउट करना चाहता है तो स्किन क्या करता है, एज अ बैरियर का काम करता है. मोस्ट ऑफ द एंटीजन मॉलिक्यूल्स को आपके जो स्किन होते हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करके बाहर ही भेज देते हैं, मतलब इसको एंटर नहीं करने देते हैं. इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो दैट इज वाई इसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पे इस इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. दैट मीन्स इसके पास ये क्षमता नहीं है कि जो एंटीजन पहले इंटरेक्ट हो चुका है उस एंटीजन को ये पहचान कर रखे रहे, या अच्छा दोबारा अगर यही एंटीजन आपकी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो उसको तुरंत का तुरंत क्या करेगा, किल करने का काम करेगा. ऐसा यहाँ पे कोई भी मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो ये चार आपके यूनिक प्रॉपर्टीज बताए गए कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होगा वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बर्थ से ही, स्टार्टिंग से ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और आपकी बॉडी में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, और इसमें कोई भी मेमोरी सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता. और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन्नेट इम्यूनिटी के बेसिकली तीन क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं. नंबर पहला आपको दिया जा रहा है फिजिकल बैरियर,
नंबर दूसरा है आपका केमिकल बैरियर और नंबर तीसरा है आपका सेलुलर बैरियर। तो ये आपके 3 मेजर क्या हैं कंपोनेंट्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। तो कभी कभी आपसे ये सवाल ही पूछा जाता है कि इन्नेट इम्यूनिटी के कितने बैरियर मींस कितने एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, या उस एलिमेंट का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है। तो फिजिकल बैरियर में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कौन सा है, दैट इज स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सो स्किन जैसा कि मैंने आपको बताया, और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्स होती हैं, लाइक एज यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका ये नॉस्ट्रिल से आपके एयर आपके क्या होते हैं इंटर करते हैं, तो ये एयर जाकर के ओपन कहाँ पे होता है आपका ट्रैकिया में। और इस ट्रैकिया के मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, ढेर सारे आपके क्या होते हैं, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि अगर गलती से भी आपके इस एयर के माध्यम से आपके इस नॉस्ट्रिल्स में जो एयर गया उसमें कोई डस्ट या कोई एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो सब आकर के यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मतलब वो आप तक आपके लंग्स तक अल्टीमेटली नहीं पहुंच पाता है। भगवान ने बहुत अच्छी एक सिस्टम दिया हुआ है हमको कि जब भी कोई हम एयर लेते हैं तो उस एयर को पहला जो फिल्ट्रेशन किया जाता है कहाँ पे, आपके नॉस्ट्रिल्स में, जहाँ पे वहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं और हेयर्स होते हैं, जो कि उस एयर में प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स या एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रैप करता है। अगर कोई एंटीजन यहाँ से भी बच करके निकल जाता है तो वो आकर के आपके ट्रैकिया वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि म्यूकस होती है, यहाँ पर अगर क्या होता है, ट्रैक हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप ऐसे एरिया से गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्टी एरिया हो, मीन्स वहाँ पे हवा में बहुत ज्यादा धूल हो, तो आपका गला खराश होना शुरू हो जाता है, आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डस्ट के, वो सबके सब यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ से ट्रैप होने के बावजूद भी अगर कोई इंडियन मॉलिक्यूल बच के निकल जाता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि लंग्स में जो होता है, सपोज अगर आपका ये पूरा लंग्स है, तो लंग्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, राइट, जहाँ से एयर क्या करता है, पास करता है। तो ये एल्वियोलाई भी आपकी तरीके से क्या करती है, एयर को फिल्टर करके तब जाकर के आपके एयर को मीन्स ऑक्सीजन को लंग्स में क्या कराती है, एंटर कराती है। तो इस तरीके से आपके जो स्किन होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिजिकल बैरियर में क्या होते हैं, आते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इन्नेट इम्यूनिटी का फिजिकल बैरियर में आने वाले या फिजिकल जो बैरियर है उनके कौन से एग्जांपल होते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा आपका आता है केमिकल बैरियर, मींस कौन कौन से ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। तो नंबर पहला आपको दिया गया साइटोकाइंस, दूसरा दिया गया एक्यूट फेज प्रोटीन्स, तीसरा आप यहाँ पे और लिख सकते हैं दैट इज द लाइसोजाइम। ये एंजाइम आपके टीयर्स में पाया जाता है, आपके सलाइवा में भी पाया जाता है। ये एंजाइम के पास एंटी माइक्रोबियल क्या होती है, एक्टिविटी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो आई होता है, उस आई के लीड के ऊपर यहाँ पे क्या पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है। और इस लैक्रिमल ग्लैंड के एक्टिवेट होने से आपके आंख में क्या आता है, आंसू आता है। सपोज आपका ये पूरा आई है, तो इसमें आपके जो टीयर्स का फॉर्मेशन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है उसी के एक्टिवेट होने से ही आपकी आंख से क्या होता है, आंसू आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपने कभी खाना बनाने के टाइम पे अगर आप लहसुन या प्याज अगर छीलते हैं तो बहुत लोगों को उससे इरिटेशन होती है और ढेर सारा आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे होता क्या है कि उस प्याज में या लहसुन में कुछ ऐसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी आंख में जाकर के इरिटेट करता है और आपके लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका ढेर सारा टीयर्स जो होता है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और इस टीयर्स में जो यहाँ पे आपका बनेगा टीयर, उसमें क्या होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि जिसके पास क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। कोई भी पार्टिकल अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके आंख में डायरेक्टली इंटर कर जाता है, तो वहाँ पे जो टीयर्स होते हैं वो आपने देखा होगा, कुछ भी चीज अगर आपकी आंख में जाता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपकी आंख से आंसू आना शुरू हो जाता है। तो उसका काम वही होता है कि वो लाइसोजाइम एंजाइम बनाएगा और उसके जो एंटीजेंस मॉलिक्यूल आपके बॉडी में इंटर कर गया, आंख में इंटर कर गया है, उसको खत्म करने का काम करता है। तो केमिकल कौन कौन से हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज साइटोकाइनेस है, एक्टिवेट फेज प्रोटीन्स होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं, राइट। और आपको यहाँ पे दिया गया सेलुलर बैरियर के कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दैट इज द माइक्रोफाइजल सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, बेसोफिल सेल्स होती हैं। ये सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और किस तरीके की प्रॉपर्टी ये शो करता है, कौन कौन से उसके एलिमेंट होते हैं, ये सारा सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। तब आते हैं हम लोग किस पे, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी पे, जिसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल्स अपनी बॉडी में अपनी लाइफ में खुद से क्या करता है, डेवलप करता है। बताया जाता है कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आप बीमार कम पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। अच्छा डाइट लेंगे, अच्छे से नींद लेंगे, अच्छे से खाना रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, तो ये चीजें जो होती हैं आपकी बॉडी को इंप्रूव करती हैं और आपकी बॉडी का इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिफेंस कर सकते हैं, आप पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा।
तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए और अच्छे से नींद पूरा कीजिए ताकि आपकी बॉडी रेस्ट हो और ब्रेन की एफिशिएंसी प्रॉपर बनी रहे। ओके, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है उसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको इनेट इम्यूनिटी से डिफरेंट बनाता है। तो पहली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। मींस अडेप्टिव इम्यूनिटी में ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर आपकी बॉडी में क्या कराया जाए, इंटर करा दिया जाए। लाइक अगर आपकी ये सपोज बॉडी है, ड्राइंग पे आप समझ जाइए सिर्फ समझने के लिए, अगर आपकी बॉडी में इंटर कराया जाए ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, तो इस सिस्टम में इसके पास ये एबिलिटी होती है कि इस पार्टिकल को पहचान लेता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपकी बॉडी का खुद का है और कौन सा बॉडी के बाहर का है। जो खुद का होगा उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको आराम से जाने देता है। लेकिन जैसे ही कोई अगर उसको सेंस कर जाए कि हाँ कोई भी मॉलिक्यूल सबका ये बाहर का है, तो उसके खिलाफ में वो स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देता है कि अच्छा ये बाहर से आया हुआ है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल पाथवे होते हैं जिसको चला करके ये क्या करता है, उसको किल करने का काम करता है। तो उसको आप बोलते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ये आपकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, जो कि बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका एज एंटीजन काम करेगा और नहीं करेगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है, अगर ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने की अगर ये लॉस हो जाती है तो एक डिसऑर्डर होता है, इसको आप बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। आपको पढ़ाएंगे भी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, राइट। मतलब अब यहाँ पे सिस्टम में मीन्स आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके पास ये एबिलिटी नहीं रह गई कि वो ये पहचान पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल्स अपना खुद का है और कौन सा बाहर का है। वो सबके लिए क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखा, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। दूसरा देखा हैज मेमोरी। मतलब एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती है। जैसा कि आपने देखा है बी सेल्स और टी सेल्स के एक्टिवेट होने के बाद, तो मेमोरी सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि सपोज अगर आपका ये एंटीजन आपकी बॉडी में एक बार क्या किया, इंटर कर गया है, और दोबारा अगर आपकी बॉडी में यही सेम काइंड का एंटीजन अगर आपका इंटर करेगा, तो ये मेमोरी सेल्स को क्या करती है, पहचान लेती है और पहचान करके बहुत क्विकली क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। मींस जो आपके पूरे बी सेल्स को एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स बनाने का टाइम लगता था, वो टाइम ड्यूरेशन सब कम हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करता है, आपका मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीबॉडी के लिए प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, एक्टिवेट होने का काम करता है। तो ये होता है आपका मेमोरी। तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे मेमोरी नहीं होती, जबकि यहाँ पे मेमोरी होता है। इसके बाद आपको दिया जा रहा है कि एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग काइंड ऑफ एंटीजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी क्या होते हैं, बनते हैं, और अलग अलग मैकेनिज्म भी क्या होता है वहाँ पे फॉलो किया जाता है। सो कोई दो एंटीजेंस सेम काइंड की एंटीबॉडी से कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। each and every antigens have their unique epitope sites, and their unique epitope sites can only bind to the specific kind of a paratope of a antibody. सो इनके पास क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। मींस मिलियन नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी क्या होते हैं, बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन 5 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी का जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है और चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द आपके एंटीजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपने देखा कि इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है। आपने यहाँ पे देखा कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, उसपे कोई मेमोरी सेल्स नहीं होता है, बर्थ से प्रेजेंट होता है, राइट। और जबकि यहाँ पे आपने देखा कि इस अडैप्टिव इम्यूनिटी के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है, मेमोरी सेल्स बनते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक होता है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी जो होती है ज्यादा होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है उसके कौन कौन से आर्म्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दो टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पे चलती है। पहला आपका चलता है ह्यूमोरल और दूसरा चलता है आपका सेल मीडिएटेड। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उससे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और किस टाइप का प्रोटीन्स आपका ये चलाएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपका कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल, सपोज ये आपके बी सेल्स हैं, और बी सेल्स पे पाए जाने वाले ये क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं और ये आपका क्या है, बी सेल्स है। ये रिसेप्टर्स को मैं आर से लिख देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका ये कोई एंटीजन है, दैट मीन्स ये ए है, और एंटीजन्स के पास भी क्या होते हैं, ऐसे बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स पहले बी सेल से क्या करता है, इंटरेक्ट होता है, तो ये बी सेल्स एक्टिवेट होकर के डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में, राइट। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाता है, दैट इज द एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, एंटीबॉडी।
और यही एंटीबॉडी जा करके इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का, मीन्स इस एंटीजन के द्वारा जो भी इंटरेक्शन आपकी बॉडी में हो रहा था उसके इफेक्ट को क्या करता है, नलीफाई करने का काम करता है। ऐसे पाथवे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जहां पर जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली क्या करता है, बी सेल्स के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसको बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, डिफरेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो प्लाज्मा जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वही एंटीबॉडी जाकर के उस एंटीजन को क्या करता है, नलीफाई करने का काम करता है, मीन्स किल करने का काम करता है। जबकि कोई एंटीजेंस अगर आपका टी सेल से क्या करता है, बाइंड करता है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, टी सेल्स है, और टी सेल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स, और ये आपका क्या है, एंटीजन है। तो पहला कंडीशन आपका यहाँ पे ये आता है कि जो टी सेल्स होते हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन से बाइंड नहीं करते हैं। वो तब बाइंड करेंगे जब वो ऑलरेडी किसी एक प्रोटीन से बाइंड होते हैं जिसका नाम क्या होता है, दैट इज एमएससी मॉलिक्यूल। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एमएससी मॉलिक्यूल है, और ये आपके क्या है, दैट इज एंटीजन है। तो ये एंटीजन अब क्या करेगा, इसके साथ में जाकर के कंबाइंड होगा किससे, टी सेल से। तो मान लीजिए ये कंबाइंड हुआ तो टी सेल्स जो होता है एक्टिवेट हो जाता है दो सेल्स में, दैट इज टी हेल्पर सेल्स में, टी एस सेल्स में और टी सी सेल्स में। अगर इस एंटीजन का जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो अगर कम पोटेंट हुआ तो ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की पॉसिबिलिटी होती है कि उसको किल करने का काम करता है, ये खुद भी किल कर सकता है। और अगर इससे नहीं हो पाता है तो टी हेल्पर सेल्स क्या होता है, वहां पे एक्टिवेट होता है, और टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, जाकर के साइटोकाइंस को बनाने का काम करता है। साइटोकाइंस एक केमिकल है जो कि जस्ट लाइक क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के जरिए काम करता है। तो साइटोकाइंस मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ये साइटोकाइंस जाकर के अब इस बी सेल्स को क्या करता है, मैसेज देता है कि बी सेल्स को एक्टिवेट होना है, और जाकर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो अब ये एंटीबॉडी जाकर के इस एंटीजन को किल करने का काम करेगा। तो इस तरीके के पाथवे का आप क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब जहां पे टी सेल्स भी इन्वॉल्व हो और बी सेल्स भी इन्वॉल्व हो, ऐसे इम्यूनिटी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज सेल मीडिएटेड। जबकि आपका सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स अगर इन्वॉल्व होगा तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपकी बॉडी में तब चलता है जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल कैसा हो, सॉल्युबल टाइप का हो, मतलब उस प्रोटीन का या जो भी एंटीजन है उसका नेचर कैसा हो, सॉल्युबल हो, और वो फ्री फॉर्म में हो, मतलब बाउंडेड फॉर्म में ना हो। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी कब चलेगी, जब कोई एंटीजन मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल हो और वो हमेशा बाउंड फॉर्म में हो, दैट मींस बाउंड किया हो किससे, दैट इज द एमएससी मॉलिक्यूल्स से। तब जाकर क्या चलेगा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो आपने देखा कि इनेट इम्यूनिटी मींस इम्यूनिटी के जो टाइप्स हैं, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी, वो क्या होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, और अडैप्टिव इम्यूनिटी का जो आपके जो आर्म्स हैं, दैट इज द ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, कब कौन सी साइकिल चलेगी, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। So thank you for watching this video. That's all for today. Hopefully it will help you and improve your preparation for the KBS PGT Biotechnology. And if you like this video, so please hit the like button and share it with your friends because sharing is caring. So thank you for watching this video.